जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आपकी कुंडली देख करके कैसे पता चले कि आपके जीवन में कितना धन आएगा, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी को है। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो हर आदमी के जीवन में जो सुवर्ण है, सुवर्ण अर्थात सोना भी हो सकता है, अच्छे लोग भी हो सकते हैं और अच्छा शब्द भी हो सकता है। इसी तरह से धन भी इंसान के जीवन में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो आपके जीवन में अगर दरिद्रता है, पैसों की कमी है, तो इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। और हर इंसान जब कोई यंग होता है या बूढ़ा होता है या जवान होता है, हर इंसान सोचता है कि मैं अपने जीवन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। ठीक है, जैसे इंसान यंग एज में बच्चों में होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड या वाइफ या मेरा हस्बैंड कितना सुंदर होगा, कैसे मुझे पता चले कि मेरी वाइफ सुंदर होगी, मेरा हस्बैंड कितना सुंदर होगा, मुझे कैसे पता चले। हर कोई जानना चाहता है। इसलिए शादी के पहले लड़का लड़की फ़ोटो देखते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, देखने के लिए कि सामने वाला कितना सुंदर है और कितना पैसे वाला है या कितने कल्चर संस्कार वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी कुंडली से देख करके आपको समझ में आएगा कि धन आपके जीवन में कितना आएगा। आज हम बात करेंगे धन की, पर धन आएगा कहाँ से, इसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो का वेट करना होगा, क्योंकि आज हम बताएंगे कि आपके जीवन में कितना धन आने का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हो सकता है कि आप एक बहुत महंगी सुपर रेसर कार लेके चल रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड मैक्सिमम है 200 या 300 किलोमीटर की, और आप उसको चला रहे हैं 50-60 में। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो कुंडली है वो बहुत ही पावरफुल है, ज़ोरदार है, पर आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं जिससे उस ज़ोरदार फल का आपके जीवन में फल मिले। अब किसी को एक ऐसी ज़मीन दी जाए, उस ज़मीन के नीचे सोना हो, ज़मीन के नीचे कोई रत्न दबा हुआ हो या मेटल दबा हुआ हो महंगा, लेकिन आदमी को जानकारी ही ना हो, तो उस ज़मीन के ऊपर इंसान क्या करेगा? उस ज़मीन के ऊपर या तो खेती करेगा, या तो घर बना लेगा, या तो उस ज़मीन को किराए पे दे देगा किसी और को। तो अल्टीमेटली आपको जानना है कि आपके कुंडली में पैसे आने की पॉसिबिलिटी, पैसे आने की अपॉर्चुनिटी कितनी है, ये आपको जानना है इस वीडियो को देख करके। यहाँ पर हम 3 तरह के क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन है, ये जैसे आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में सामान्य खान पान चलता रहेगा, इसको बोलते हैं सामान्य कैटेगरी। एक होता है सामान्य से थोड़ा सा अलग, गाड़ी ले लिया, घर ले लिया, बच्चों को पढ़ा लिया और अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, इसको बोलते हैं सामान्य कैटेगरी, और कुछ बैंक बैलेंस कर लिया। और थर्ड कैटेगरी है मेरे हिसाब से, जहाँ पर आप जब कोई शॉपिंग करने जाएं तो प्राइस टैग ना देखें। आज के टाइम में जो आदमी प्राइस टैग बिना देखे शॉपिंग कर रहा है और अपने पैसों से कर रहा है, राइट, माइंड इट, अपने पैसों से, वो इंसान आज के टाइम में सुपर रिच माना जाएगा। क्योंकि सुपर रिच वही है जो चीज़ों की मोल तोल ना करे, जो चीज़ों पर कितना MRP लिखा हुआ है, कितना प्राइस टैग लगा हुआ है, उसको ना देखें। तो धन कितना आप कमा सकते हैं, कितनी आपकी कुंडली में पावर है, ये आज हम जानने वाले हैं। और अगला वीडियो जो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये धन आपको आना कहाँ से है। बिकॉज कोई आपको बता दे भाई तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, लेकिन कहाँ के बनोगे, कब बनोगे, ये भी तो बताना ज़रूरी है। तो आपको ये दोनों वीडियो देखने होंगे। आज इसको देखिए, नेक्स्ट टाइम जो 2-4 दिन में आएगा आप उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं, आइए। ये रही आपके सामने स्क्रीन, जहाँ से अब हम देखेंगे कैसे कुंडली देख करके जाना जाए इंसान के जीवन में आने वाले धन के बारे में। धन या कुछ और देखना है कुंडली का आपको, उसके पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया कुंडली का दे देते हैं 2 मिनट में। आपके सामने देख रहे होंगे 4 घर हैं जहाँ पर गोल गोल सर्कल बना है, और 2 घर हैं जहाँ पर येलो येलो डॉट बने हैं, पीले डॉट बने हैं। तो जहाँ पर ये येलो कलर का डॉट बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, इन घरों को बोलते हैं त्रिकोण, जिसमें से ये वाला होता है 5वां घर,
अगर आप इसको यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, और ये वाला होता है नवा घर। ये दोनों होते हैं त्रिकोण। और यहाँ से आप देखेंगे ये ब्लू वाले 1 2 3 4, ये चारों घर होते हैं केंद्र। तो कभी भी आप कुंडली में देखते हैं तो आपको बिना किसी डाउट के मन में हमेशा के लिए बैठा रखना है, ये कुंडली है, इसमें ये 4 घर केंद्र हैं, ये दोनों घर त्रिकोण के हैं। क्योंकि इन 6 घरों का महत्व आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा है। बेसिकली हम इनके ही चारों तरफ इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं जब भी कोई कुंडली देखते हैं ज़्यादातर। अब यहाँ से थोड़ा-सा और आपको आइडिया दे देते हैं, कौन-सा घर है, उस घर का क्या नंबर है और क्या उस घर का नाम नॉर्मली हम लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 1 होता है आपका लग्न भाव। लग्न भाव होते हैं अर्थात आप स्वयं, आपका हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका चेहरा, आप जो भी हैं, वो आपकी लग्न होती है। लग्न को ही सारे राजयोग या दुर्योग भोगने पड़ते हैं। तो अगर लग्न मजबूत होगी, तो ही अपने कुंडली के फलों को वो भोग पाएगी। अगर लग्न कमज़ोर होगी, तो वो अपने कुंडली के फलों को नहीं भोग पाएगी। कमज़ोर लग्न का ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे एक छोटे से बच्चे के सामने आप बहुत बड़े-बड़े हथियार रख दो, लेकिन वो छोटा बच्चा उन हथियारों को चलाने के लायक नहीं है, तो अपनी सुरक्षा वो नहीं कर सकता। जबकि एक यंग होगा, उसके सामने आप हथियार दे देंगे, तो वो हथियार से सामने वाले दुश्मन को मार करके अपनी सुरक्षा कर पाएगा। तो ये होता है आपका फर्स्ट हाउस लग्न। सेकंड हाउस होता है आपका ये वाला, जहाँ पर इसको हम कहते हैं धन भाव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाउस के नंबर और उनके नाम भी लिखे हुए गए हैं। तो नंबर से आपको यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं खाली हाउस नंबर हैं। आपकी कुंडली में यहाँ जो 1 लिखा है, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक का कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। वो नंबर होगा आपकी साइन का, राशि का नंबर होगा, ठीक है? हाउस नंबर 1 हमेशा यही रहेगा। किसी भी कुंडली में हाउस नंबर 1 यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो राशि होगी, वो राशि 1 से लेके 12 तक की कोई भी हो सकती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियाँ, कोई भी एक राशि यहाँ पर लिखी रहेगी। तो आपको हमेशा जो है पहले घर में देखना है कौन सी राशि है। जो राशि आपके पहले घर में है, वो आपकी लग्न हो जाएगी। तो ये हो गया लग्न भाव, ये हुआ धन भाव, ये होता है आपके पराक्रम का भाव, जहाँ से आप देखते हैं कि जीवन में आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे या आप कामचोर बनेंगे। चौथा घर होता है आपके सुख का भाव, जहाँ से आपके देव जीवन में देखा जाता है कि कितना सुख, कितना सुविधा, कितना लग्जरी आपके जीवन में रहने वाली है, आपकी माता से आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं। ये पांचवा घर है, जिसको संतान का भी घर बोलते हैं, जहाँ से हमारे अफेयर, प्रेम, लाइफ में हमारे जो हम हॉबीज़ हमारी होती हैं, जिनके लिए हम पैशनेट होते हैं, यहाँ से देखी जाती है। संतान भी यहीं से देखी जाती है, 5th हाउस से। 6th हाउस होता है ऋण, रोग और शत्रु। यहाँ से हम अपने कर्जे, दुश्मन, झगड़ा, लड़ाई, इन चीज़ों को देखते हैं। और 7वां घर होता है हमारे पार्टनर का। यहाँ देखिए, यहाँ से हमारे लीगल पार्टनर हो या शादी वाला पार्टनर हो या बिजनेस का पार्टनर हो, दोनों ही यहाँ से देखे जाते हैं। 8th हाउस ये रहा, यहाँ से हम कष्ट देखते हैं, आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, क्योंकि जहाँ से आयु देखेंगे वहीं से मृत्यु भी देखी जाएगी। 9वां घर ये होता है, यहाँ से हमारे भाग्य का, धर्म का और पिता का देखा जाता है। और 10th हाउस होता है ये, जहाँ से हमारे कर्मों का देखा जाता है कि हमारा प्रोफेशन, हमारा कैरियर कैसा होगा, किस दिशा में होगा। ये है 11वां घर, जिसको बोलते हैं लाभ भाव। लाभ भाव अर्थात हमारे जीवन में हम कितना प्रॉफिट ओरिएंटेड होंगे, हम जो काम करेंगे उससे हमें लाभ होगा या नहीं होगा। और 12th हाउस होता है बेड प्लेजर का, हॉस्पिटलाइजेशन का, जेल यात्रा का और हमारे आध्यात्मिक उन्नति का और योगा प्राणायाम का भी ये घर होता है। तो ये 12 घर होते हैं, जिनके ये सिम्टम्स होते हैं, ये इनके काम होते हैं, जहाँ से इन चीज़ों को देखा जाता है। अब आपने समझा, केंद्र जाना, त्रिकोण जाना, कुंडली के 12 घर जाने, 12 घर में 12हों घर किस किस चीज़ के लिए देखे जाते हैं, इसको आपने समझा। अब आप थोड़ा समझ लीजिए कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, किस राशि पर नीच का हो जाता है। क्योंकि किसी भी ग्रह का आपको जानकारी लेना है, ग्रह के फल जानने हैं, तो पहले ये तो जान लो कि वो ग्रह आपका कितना पावरफुल है, कितना कमज़ोर है, डेड है
या लाइव है। अब यहाँ पे देखिए, ये है प्लैनेट्स एंड देयर साइंस। 1 से लेकर 9 तक सीरियल नंबर है, जहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध सारे प्लैनेट लिखे गए हैं। ये सन का खुद का जो स्वराशि है 5 है, यही इनका मूल त्रिकोण हो जाता है। मेष राशि मंगल की राशि पे उच्च के हो जाते हैं, और एक में जब 6 ऐड करेंगे, जहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च का होता है, उससे 6 घर आगे वो नीच का हो जाता है। तो एक में 6 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। दैट मीन्स तुला राशि में सूर्य देवता नीच के हो जाते हैं। नीच के होने का और भी एक लॉजिक है, क्योंकि सूर्य देवता लग्न में जब होता है, लग्न अर्थात आपका पहला घर, वहाँ उदय होते हैं, इसलिए उच्च के होते हैं। फिर 7वां घर जहाँ होता है, वहाँ पर सूर्य देवता अस्त हो रहे होते हैं, शाम हो जाता है। तो जब शाम होती है तो सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं। दैट मीन्स अब सूर्य देवता छुट्टी पे जा रहे हैं, पावर उनकी खत्म हो रही है, इसलिए सूर्य देवता 7 नंबर की तुला राशि में अस्त माने जाते हैं। चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा की खुद की राशि है कर्क राशि, इसी में ये मूल त्रिकोण भी मान लेते हैं। और जो शुक्र महाराज की वृषभ राशि है, इसमें ये उच्च पे होते हैं। और जब 2 में आप 6 ऐड करेंगे तो मंगल की आएगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में ये नीच के हो जाते हैं। मंगल महाराज की मेष और वृश्चिक खुद की 1 और 8 नंबर की राशियां हैं, जिसमें से 1 नंबर की राशि इनकी मूल त्रिकोण है। 10 नंबर पे जो शनि की मकर राशि है, वहाँ भी उच्च के हो जाते हैं। और जब 10 पे उच्च के हो जाते हैं तो 10 में आप 6 ऐड करेंगे तो आएगी कर्क राशि, जहाँ ये नीच के हो जाते हैं। आपको एक चीज़ समझना है, मंगल महाराज चंद्रमा की राशि में नीच होते हैं और चंद्रमा मंगल की राशि में नीच हो जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की राशि में नीच होकर के भी अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये एक तरह का परिवर्तन योग हो जाता है। इनकी राशि में वो नीच, उनकी राशि में ये नीच, तो दोनों एक दूसरे को ना नुकसान करते हैं ना फायदा करते हैं। वो अपने हिसाब से दोनों एक दूसरे की राशि में काम करते रहते हैं। अब मरकरी को देखेंगे तो मरकरी की 3 नंबर और 6 नंबर की राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। कन्या राशि में अपना मूल त्रिकोण समझते हैं, कन्या राशि में ही उच्च के भी हो जाते हैं। और जब 6 में 6 आप ऐड करेंगे तो इनके शत्रु बृहस्पति की राशि आती है मीन राशि, जहाँ पर ये नीच हो जाते हैं। फिर आप गुरुदेव बृहस्पति को देखेंगे तो इनकी धनु और मीन राशियाँ 9 नंबर 12 नंबर इनकी है स्वराशि, जिसमें से जो धनु राशि है 9 नंबर की, उस पर अपना ये मूल त्रिकोण समझते हैं। 4 नंबर की जो राशि है कन्या, जो कर्क राशि है चंद्रमा की, वो इनकी उच्च राशि है। और 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 नंबर आएगा शनि की मकर राशि, जहाँ पे ये नीच के हो जाते हैं। शुक्र महाराज की शुक्र महाराज की भी 2 राशियां हैं। आप यहाँ देखेंगे तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी की 2-2 राशियां हैं। तो शुक्र की 2 राशियां हैं वृषभ और तुला। ये तुला पे मूल त्रिकोण में होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र महाराज 7 नंबर की राशि पे बैठे हैं तो ये अपनी मूल त्रिकोण राशि पे बैठे हैं। और अगर ये 12 नंबर की राशि पे बैठे हैं तो उच्च होकर के बैठे हैं। अब इनके पास ढेर सारी पावर है, और यही 12 में आप 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। अब ये नीच हो जाते हैं। शुक्र महाराज अपने मित्र बुध की राशि पे जाकर के 6 नंबर पे नीच हो जाते हैं। सैटर्न सैटर्न जो है, इनकी 10 नंबर 11 नंबर मकर और कुंभ राशियां हैं। ये कुंभ राशि में अपना मूल त्रिकोण बनाते हैं। 7 नंबर की जो शुक्र की राशि है इनके मित्र की, वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। 7 नंबर में इनका उच्च होने का एक और कारण है, क्योंकि सूर्य जहाँ पर होते हैं वहाँ पर शनि नहीं होते हैं, होते भी हैं तो कमजोर होते हैं। और जहाँ पर सूर्य कमजोर होते हैं या नहीं होते हैं, वहाँ पर शनि उच्च के होते हैं। इसलिए जब सूर्यास्त हो जाता है तो शनि देवता 7 नंबर की साइन में काल पुरुष के हिसाब से 7वें घर में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से सूर्य देवता नीच के हो रहे हैं। और जब आप 7 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा मेष राशि। मेष राशि में शनि महाराज नीच के हो जाते हैं। राहु अपने आप को कुंभ राशि का को ओनर समझते हैं। राहु कुंभ राशि का शनि के अलावा स्वामी है, तो राहु का यही आप कह सकते हैं सेल्फ साइन है। और यहीं पे इनका मूल त्रिकोण भी समझ सकते हैं। और वृषभ और मिथुन राशियां इनकी उच्च राशियां हैं। यहाँ से देखेंगे तो 8 और 9 नंबर की राशियां, वृश्चिक और धनु राशियां इनकी नीच हो जाती हैं। केतु महाराज सिंह राशि को अपना समझते हैं, जो कि सूर्य देवता की राशि है। वृश्चिक राशि जो मंगल की है, ये इनका मूल त्रिकोण है।
और वृश्चिक और धनु राशि, अर्थात राहु महाराज जहाँ पे नीच हो रहे हैं वहाँ पे केतु उच्च के होते हैं, और जहाँ पर राहु महाराज नीच के हो रहे हैं वहाँ पे केतु उच्च के। या आप ऐसा कर सकते हैं, जिन घरों में जिन राशियों में राहु कमजोर होता है उन्हीं राशियों में उन्हीं घरों में अगर केतु बैठा है तो उच्च का हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं केतु महाराज वृषभ और मिथुन राशि पे नीच हो रहे हैं, जबकि वृश्चिक और धनु राशि पे उच्च के हो रहे हैं। राहु के केस में ये उल्टा है। क्यों? क्योंकि राहु केतु हमेशा एक दूसरे से 6 घर आगे एकदम 7वें घर पे 180 डिग्री पे बैठे होते हैं, इसलिए भी राहु की नीच राशि केतु की उच्च की हो जाती है और केतु की नीच राशि राहु की उच्च हो जाती है। तो ये चार्ट दिखाने का मतलब था आप समझ सकें कि कौन सा प्लेनेट आपकी कुंडली में मजबूत बैठा है, कौन सा प्लेनेट आपकी कुंडली में कमजोर होकर के बलहीन होकर के बैठा है, जिससे आप अपने उस प्लेनेट को मजबूत करने के लिए मंत्र, दान, जप, अनुष्ठान, रत्न, रुद्राक्ष ऐसा कुछ पहन सकते हैं। बट कोई भी रत्न और रुद्राक्ष पहनने के पहले आपको एक बार किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श ले लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप दान दे करके या रत्न पहन करके अपने अच्छे ग्रह को कमजोर कर रहे हैं या फिर अपने मारक ग्रह को मजबूत कर रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे धन योग किस तरह से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे तो सोसाइटी में ना पैसा सभी के पास है, लेकिन कुछ के पास पैसा है खाली हैंड टू माउथ, कुछ के पास पैसा है अलग लेवल का, कुछ के पास पैसा है अलग लेवल का। तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 तरह के क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक है नॉर्मल टाइप योग, जहाँ पर इंसान खाता है, पीता है, घर बना लिया है, बाइक ले लिया है और चल रहा है, या छोटी कार ले लिया है और अपना ठीक ठाक गुजारा कर रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल टाइप का धन योग। रोटी, कपड़ा और मकान ठीक ठाक चल रहा है। सेकंड टाइप का है थोड़ा सा अच्छे टाइप का योग, जहाँ पर थोड़ा बड़ा घर है, कारें 1 से 2 हो गई हैं या बड़ी कार है, लाइफ स्टाइल थोड़ी सी अच्छी है, घर में आपके एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज, सिंगल डोर के बजाय डबल डोर का फ्रिज है, एक घर के बजाय आपने 2 घर ले लिए हैं, एक कार के बजाय 2 कार ले लिए हैं, आपका 2 BHK के बजाय 3 BHK 4 BHK घर हो गया है, या आपने जमीन लेकर के बड़े घर बना लिए हैं। तो ये हो गया सेकंड टाइप का, जहाँ पर इसको हम कह सकते हैं अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास। और थर्ड है जो हम बोलेंगे एक्सीलेंट टाइप का योग, जहाँ पर इंसान की परचेजिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो कभी भी कोई सामान लेने जाएगा तो वो उसका प्राइस टैग नहीं देखेगा। जो इंसान बिना प्राइस टैग दे के सामान खरीदता है, इसका 2 ही मतलब है, या तो उसके पास पैसा काफ़ी है, या ये जो पैसा वो खर्च कर रहा है वो खुद का नहीं है, किसी और का है। तो अगर खुद के पैसे से कोई शॉपिंग कर रहा है और बिना प्राइस टैग देखे हुए शॉपिंग कर रहा है, इट मीन्स उस आदमी के पास बंगला, बड़ी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छा रहना, अच्छा सब कुछ हो चुका है, या फिर फॉरेन ट्रेवल्स उसके होते रहते हैं, उसके घर में कई सारी गाड़ियां हैं, कई सारे उसके मल्टी लोकेशनल घर हैं, कई सारे उसके नौकर चाकर सभी हैं। तो थर्ड टाइप को हमें ऐसा समझना चाहिए कि जिस इंसान के पास ढेर सारा पैसा हो। ये लोग हो सकते हैं IAS IPS नेता, मंत्री, अधिकारी। थर्ड में उनको रखा गया। सेकंड में जो सेकंड लेवल के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको रख सकते हैं आप। अब हम 1 बाय 1 इन सभी की बात करेंगे। पहले वाले को कैसे देखें, कैसे समझें, सेकंड टाइप को कैसे देखें, थर्ड टाइप को कैसे देखें, आपकी कुंडली में ही देख करके आपको कैसे अंदाजा लगेगा इनके बारे में। आइए बात करते हैं आगे। टाइप 1, अगर आपके धन भाव का स्वामी, सेकंड हाउस का लॉर्ड खुद की राशि पर हो या किसी मित्र की राशि पे हो और उसकी जो डिग्री है वो 12 से 18 डिग्री में हो, तो ये आपका फर्स्ट टाइप का जो है नॉर्मल टाइप का धन योग वो बनाएगा। या सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो
शुक्र अथवा बृहस्पति से एस्पेक्ट हो रहा हो, तो भी आपके पास धन रहेगा। दूसरा क्या है, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है या तो 6 तारा के नक्षत्र पे बैठा है या साधक के नक्षत्र पे बैठा है, अर्थात 9 तारा पद्धति जो पीछे मैंने बताया था, वहां से अगर आपका सेकंड हाउस लॉर्ड चौथे या छठवें नक्षत्र के ऊपर बैठा हुआ है तो आपके पास इस टाइप का धन योग बनेगा। अगर आपके सेकंड हाउस लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है वो अपनी स्वराशि पर हो, जैसे आपका मान लो कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में धन भाव का स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। अब सूर्य महाराज मान लो बैठे हैं तुला राशि में और तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। अगर शुक्र महाराज मीन राशि में बैठे हैं तो इसका मतलब शुक्र महाराज उच्च पे बैठे हैं, या शुक्र महाराज अगर 2 नंबर की साइन पे बैठे हैं, ठीक है, तो अपनी स्वराशि पर बैठे हैं। तो ऐसे भी कंडीशन में आपको इस टाइप का फर्स्ट टाइप का राजयोग समझना चाहिए धन के लिए। अब कुंडली में एक होता है षडबल। षडबल में अगर देखते हैं आप कि सेकंड हाउस या 11th हाउस का जो लॉर्ड है उसका चौथा या पांचवा रैंक है षडबल में, तो भी आपके पास ये धन योग बनेगा। और भाव बल देखते हैं अगर आपकी कुंडली में, अगर आपका सेकंड या 11th हाउस का लॉर्ड भाव बल में भी चौथे या पांचवें नंबर पे हो, अर्थात आपके सेकंड भाव का या 11th हाउस का जो नंबर है वो चौथा या पांचवें नंबर पे भाव बल में आ रहा है, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में धन रहेगा। आप जीवन में भूखों नहीं मरेंगे, आपके जीवन में रोटी कपड़ा और मकान चलता रहेगा। अब बात करते हैं टाइप 2 वालों की। टाइप 2 वालों में क्या होगा, यदि आपके धन भाव का स्वामी सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो अपने मूल त्रिकोण साइन पे हो और 12 या 18 डिग्री के बीच का हो, अर्थात पूरा जवान हो, यंग हो, और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो। दूसरा है सेकंड हाउस लॉर्ड आपका लग्नेश, पंचमेश या नवमेश से देखा जा रहा हो, तब भी आपके पास धन की मात्रा ढेर सारी होती है, धन आपके जीवन में बढ़ता है। अगर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसका जो नक्षत्र है वो नक्षत्र आपका संपत तारा पे है या मित्र तारा पे है, अर्थात आपके जन्म से अगर नक्षत्र गिनेंगे तो जो दूसरा नक्षत्र है या 8वां नक्षत्र है उस पे अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा है तो भी आपके पास जीवन में जो टाइप 2 का राजयोग है धन के लिए वो बनता है और आपके पास धन प्रचुर मात्रा में आता रहेगा। अब सेकंड हाउस लॉर्ड का जो डिस्पोजिटर है अगर वो अपने मूल त्रिकोण पर हो तो भी आपके पास ये टाइप का राजयोग धन का बनता है। पीछे मैंने बताया था, मान लो कर्क लगन की कुंडली है, धन योग के स्वामी हुए, धन के स्वामी हुए सूर्य महाराज। अगर सूर्य महाराज तुला की रा शुक्र महाराज की तुला राशि में बैठे हों और शुक्र महाराज जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है तुला ही है, अगर सूर्य के साथ शुक्र भी अपने ही तुला में बैठे हों, मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हों, तो ये बनेगा सेकंड टाइप का आपका राजयोग। होरा कुंडली आप देखते हैं, होरा कुंडली में अगर मैक्सिमम प्लैनेट चंद्रमा की होरा में बैठे हों तो भी इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में आप जो धन कमाएंगे वो कम परिश्रम से कमा लेंगे, और ज़्यादा ग्रह बैठे हैं दैट मीन्स इन सारे ग्रहों की दशाओं में आपके पास धन आता रहेगा। तो होरा कुंडली भी आपको बताती है कि आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम करेंगे तब पैसा आएगा या कम परिश्रम से ही पैसा आएगा, और जब कम परिश्रम से पैसा आएगा तो आपके पास धन की मात्रा हमेशा प्रचुर बनी रहेगी। अगर आपके सेकंड हाउस में शुक्र बैठे हों, बृहस्पति बैठे हों, शुभ चंद्रमा बैठे हों, तो भी आपके जीवन में धन की ये बारिश करके रखते हैं। क्योंकि दूसरे घर में अगर काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे तो वृषभ राशि आती है जो कि शुक्र की होती है, तो शुक्र महाराज धन भाव के कारक हैं। बृहस्पति महाराज दूसरे, पांचवें, नवें, 11वें लग्न सभी के कारक होते हैं, तो यदि ये यहाँ पे हैं तो भी आपको धन मिलता रहेगा। चंद्रमा चंद्रमा खुद ही कैश फ्लो के कारक है, तो सेकंड हाउस में अगर ये सारे ग्रह तीनों बैठे हैं या एक भी बैठा है तो भी आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी और सेकंड टाइप का एक धन योग बना के रखेंगे। अगर आपके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो पहले, चौथे, सातवें, 10वें किसी केंद्र में बैठ रहा है या पांचवें घर में बैठ रहा है तो भी आपके पास ये टाइप 2 का धन योग बन जाता है और आपके पास फिर धन की कमी
आजीवन नहीं रहने वाली है। षटबल में देखेंगे तो अगर आपके सेकंड या 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड या थर्ड रैंक पे हो, षटबल में दूसरे या तीसरे नंबर पे अगर है आपके सेकंड हाउस या 11th हाउस का लॉर्ड, तो भी आपके पास टाइप 2 का धनयोग बन गया। अब आप अपने जीवन में धन से खेलते रहेंगे, पैसे की कमी आपको नहीं होने वाली है। अगर भाव बल में देखते हैं कि आपका सेकंड हाउस और 11th हाउस दूसरे या तीसरे नंबर पे है, तो भी आपके पास एक क्लियर इंडिकेशन है कि धन आपके पास आता रहेगा। अब बात करेंगे टाइप 3 की, जिसका योग का इंतजार आप सभी को है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई टॉप पे आने के लिए हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो आइए टॉप की बात कर लेते हैं। अगर आपके धन भाव का स्वामी अर्थात सेकंड हाउस का लॉर्ड एग्जाल्टेड है, उच्च का है, या उच्च के साथ साथ अपने उच्चांश पे है, ठीक है, क्योंकि ग्रह जब उच्च पे होते हैं तो 3 डिग्री पे भी होते हैं, 27 डिग्री पे भी होते हैं। तो उच्चांश पे हो या 12 से 18 डिग्री में हो, तो भी आपका जीवन में धन की जो मात्रा है ना, फिर वो आपको गिनना भी नहीं आता कि कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है। जब आपका ये कंडीशन हो जाता है, तो अगर आपका सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो लग्न से, लग्नेश से, पंचमेश से, नवमेश से अगर एस्पेक्टेड है, तो भी आपके पास इस तरह का धन होता है कि आप धन की गिनती नहीं कर पाते हैं। उसकी गिनती करने के लिए आपको नौकर रखने पड़ते हैं। अब अगर आप सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो अतिमित्र तारा पे बैठा हुआ है, तो भी आपके जीवन में धन की मात्रा प्रचुर बनी रहती है। जितने मैं तारे की, नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, इसके लिए मेरा पीछे वीडियो आया था कुंडली विश्लेषण नवतारा पद्धति पे, उसको एक बार आप जरूर रिफर करें, तभी आपको ये समझ में आएगा। सेकंड हाउस लॉर्ड जो है अगर ये भी एग्जाल्टेड हो और इसका जो राशि स्वामी है, डिस्पोजिटर है, वो भी एग्जाल्टेड हो, तो भी आपके जीवन में धन की मात्रा फिर अनकंट्रोल्ड हो जाती है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपका 11th हाउस में बैठ जाए और 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो उच्च का हो जाए, तो भी आपके जीवन में धन की मात्रा इतनी रहती है कि आप फिर भूल जाओ कि कितना पैसा है, आप गिन नहीं पाओगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा हो या 9th हाउस के साथ कंजक्शन किया हो, और 9th 10th 11th लॉर्ड ये कहीं सेकंड हाउस के साथ बैठे हों या एस्पेक्ट कर रहे हों, क्योंकि जब 9वें 10वें 11वें भाव का या इनके घर के स्वामियों का कंजक्शन होता है, तो वो आदमी अपने जीवन में इतना पैसा कमा लेता है कि वो शायद अपनी 2-4 पुश्तें बैठा के खिला सकता है। षटबल में सेकंड हाउस और 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं अगर ये फर्स्ट नंबर पे रैंकिंग में आ जाएं, तो भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, टाइप 3 बना रहेगा। भावबल में अगर आपका दूसरा घर और 11वां घर फर्स्ट रैंक पे हो, तो भी आपके पास ये वाला राजयोग धन का बना रहेगा। 12वें घर में अगर उच्च का वीनस हो, वीनस 12वें घर में शुक्र हो, स्वराशि पे हो, उच्च के हो, या 12वें घर में कोई दूसरा बृहस्पति जैसा धन का ग्रह हो, चंद्रमा जैसा हो लेकिन उच्च का हो, और साथ में कोई क्रूर ग्रह उसको ना देख रहा हो और कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, तो भी आपके पास ये टाइप 3 का धन योग बन जाएगा। और 12th हाउस में जो बृहस्पति होते हैं, सॉरी 12th हाउस में जो शुक्र होते हैं, ये आपके जीवन में धन भोग विलास इतना देते हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं कौन कौन से लोग होते हैं जो 12th हाउस में भोग विलास धन सब कुछ इतना लेके जीवन में अपने उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। तो शुक्र महाराज 12th हाउस में बैठ करके आपको बहुत ही कामी, भोगी और विलासी बनाते हैं, लेकिन पैसा खूब देते हैं। 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस अगर इनके बीच में कोई कनेक्शन हो जाए, एस्पेक्ट हो जाए या कंजंक्शन हो जाए, लग्न भी साथ में मिल जाए, तो क्या कहना, फिर तो सोने पे सुहागा। आपकी फिर 5 उंगलियां घी में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के साथ हो, 9th के साथ हो, या 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं, इनमें से जितने लॉर्ड्स एक साथ मिल जाएं
या एक दूसरे के राशि पे परिवर्तन कर लें या एक दूसरे के नक्षत्र पे बैठ जाएं, तो भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। इसके लिए हम देखेंगे अगर, तो एक एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। सेकंड है, अगर आपका सिंह लगन है, सिंह लगन में सूर्य देवता 10th हाउस में आ जाए, तो भी आपके जीवन में इतनी सारी चमक भर देंगे कि दुनिया आपकी चमक से ना चकाचौंध हो जाएगी, और आपका जीवन ऐसा होगा कि लोग आपसे ना, बड़े बड़े बैंक हो सकता है, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपसे पैसा लेने आएंगे, उधार मांगने आएंगे। ऐसी कंडीशन आपकी हो सकती है। और अगर इसके अलावा आपके 9th और 10th और 11th हाउस में कई सारे एग्जाल्टेड प्लैनेट्स बैठे हों, उच्च के प्लैनेट बैठे हों, तो भी आपको ये योग मिलता है। ठीक है, ये तीनों के एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। उसके पहले नीचे वाली लाइन को एक बार समझ लेते हैं। अगर आपके कुंडली में जो सर्वाष्टक होता है, सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक, पीछे इसके लिए भी मैंने वीडियो डाला था, आप इसको भी रिफर कर सकते हैं सर्वाष्टक के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो सर्वाष्टक अगर आपके कुंडली में पॉइंट्स 30 या 30 से ज़्यादा मिल रहे हैं, खास करके दूसरे घर को, 11वें घर और 11वें घर को, ठीक, या 9वें, चौथे और 10वें घर को, अगर 30 से ज़्यादा मिल रहे हैं पॉइंट्स, इन जितने घरों को ज़्यादा 30 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहे हैं, उतना ही आपके जीवन में आर्थिक उन्नति रहेगी रहेगी रहेगी। तो आप देख लें ये कौन कौन से घर हैं जो आपकी आर्थिक उन्नति का रास्ता आपको बताते हैं। तो आपने जाना ग्रह कौन से बैठे हैं, उनका षडबल कैसा है, भाव बल कैसा है, सर्वाष्टक के आधार पे आप देख सकते हैं। ठीक है, नक्षत्रों के आधार पे आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे हम जान पाएंगे उन प्लैनेट्स की पावर। अब इस पावर पॉइंट को यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपका 11th या 9th या 4th 7 10 9 5 हाउस के साथ बैठा हो। ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये रही आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली। डोनाल्ड ट्रंप अगर देखेंगे तो इनकी राशि है स्कॉर्पियो, चंद्रमा इनका स्कॉर्पियो में है। ठीक है, स्कॉर्पियो मीन्स मंगल की 8th साइन, मंगल की 8th साइन मीन्स चंद्रमा नीच के हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा चंद्रमा नीच का है, लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप का भी चंद्रमा नीच का है, लेकिन इनके पास पैसे की कोई कमी है क्या, प्रॉपर्टी कोई कमी है क्या? दुनिया का शायद ही कोई ऐसा जगह हो जहां पर किसी बड़ी सिटी में डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप टावर ना हो या इनका बिजनेस ना हो। इनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है, असेंडेंट इनका है लियो, और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। बर्थ डेट इनकी है 14 जून 1946, दिन था फ्राइडे, न्यूयॉर्क यूएसए में हुए हैं। बर्थ टाइम इनका है 10:45। अब यहाँ पे देखते हैं इनकी कुंडली। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड पे है मून चार्ट, राइट हैंड पे है D1 आपका लग्न चार्ट। तो चंद्रमा इनके 8 नंबर पे बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। यहाँ पे चंद्रमा ग्रहण में भी बैठे हुए हैं, परंतु बंदे ने लाइफ में इतने नाम और शोहरत कमाई। तो हमने क्या देखा था, इनका लग्न लॉर्ड कौन सा है, सूर्य है। सूर्य बैठे हैं 10वें घर में, सूर्य बैठे हैं 10वें घर में। तो एक चीज और देखिए, सूर्य का भी ग्रहण हो रहा है राहु के साथ, अर्थात चंद्रमा और सूर्य दोनों का ग्रहण भी यहाँ पे हो रहा है। राहु सूर्य का ग्रहण लगा रहे हैं, चंद्रमा केतु का ग्रहण लगा रहे हैं। लेकिन आपको यहीं पर नहीं भूलना चाहिए कि 10वें घर में सूर्य और राहु दोनों बैठे हैं, दोनों ही राजनीति के कारक होते हैं, दोनों ही इंसान को डिप्लोमेटिक बनाते हैं, दोनों ही इंसान के जीवन में पॉलिटिक्स का कैरियर एकदम शानदार बनाते हैं। तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर कितना बढ़िया रहा। और सूर्य की बात अगर करें, सूर्य ने इनको कितनी नेम और फेम दी। कौन नहीं जानता आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप को। ये इनके 10वें घर से देखिए, इनके लाभ भाव में देखें, इनके लाभ भाव में बुध महाराज स्वराशि पे बैठे हुए हैं। साथ में इनके 7th हाउस बिजनेस का जो कारक है शनि, वो भी इनके लाभ भाव में बैठा हुआ है, अर्थात बिजनेस से इनको लाभ दिला रहा है। बुध महाराज इनको ऑलरेडी वहां बैठ करके लाभ दिला रहे हैं। सूर्य और राहु इनको पॉलिटिक्स दे रहे हैं, नेम और फेम दे रहे हैं। और
भाग्य भाव का स्वामी मंगल, 9th हाउस का लॉर्ड इनके लग्न में बैठा है, तो 9th हाउस का त्रिकोण का स्वामी लग्न में बैठ करके इनको भाग्य दे रहा है पैदाइशी, ठीक है ना। तो लग्न का, नवम का, दसम का, 11वें का, 7वें का, आपने देखा कि कैसे ये योग बन रहा है, जिससे इनका जीवन इतने सारे राहु और केतु के ग्रहण के बावजूद दुनिया के सामने पैसे ही पैसे इन्होंने बिखेर के रखे हैं, पावर ही पावर, पॉलिटिक्स, हर जगह इन्होंने झंडे गाड़े हैं। और देखिए इनके 12वें घर में देखिए शुक्र बैठा है, तो इनके पास लग्जरी, भोग, विलास, इन सब चीज़ों की भी कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे तो शुक्र महाराज यहाँ पर इनके जीवन में, आप सब अगर पॉलिटिक्स में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ट्रंप के रंगीन मिजाज के बारे में भी आपको मालूम होगा कि ट्रंप कितने रंगीन मिजाज के आदमी हैं। तो जो आपको मैंने भी पीछे चार्ट में दिखाया था, जो पावर पॉइंट में दिखाया था, यहाँ से आप देख करके समझ सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाउस लॉर्ड 9th, 4th, 7th, 10th, 9th, 5, ये भी आपने इसी कुंडली में देख लिया। अब अगर देखते हैं ओन या एग्जाल्टेड प्लैनेट्स 9वें, 10वें, 11वें में बैठे हों, तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं JRD टाटा की कुंडली। यहाँ देखिए JRD टाटा साहब जो थे, इनकी तुला लगन की कुंडली है, ठीक है। बर्थडे इनका है फ्राइडे, जुलाई 29, 1904। बर्थ टाइम है इनका 13:29। बर्थ प्लेस इनका पेरिस था। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड भी आप नोट कर सकते हैं, टाइम जोन देख सकते हैं। अब यहाँ से आप एक चीज देखिए, इनका जो लग्न का स्वामी है कहाँ पे है, सूर्य देवता के साथ बैठे हैं 10वें घर में, अर्थात ये पैदा ही हुए थे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, लेबोरियस, मेहनती आदमी थे। और 10वें घर में बैठे हैं सूर्य महाराज। सूर्य महाराज फिर से इनको नाम, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा दे रहे हैं। 5वें घर में देखेंगे, 5वें घर के कारक होते हैं सूर्य महाराज। लाभ भाव के स्वामी बैठे हैं कर्म क्षेत्र में, तो इन्होंने जो जो कर्म किए उससे इनको जीवन में लाभ भी मिला, नाम भी मिला, पद प्रतिष्ठा भी मिली। राहु यहाँ बैठा है बुध के साथ। राहु और बुध दोनों ही 11वें भाव में कारक हो जाते हैं, और बुध महाराज इनके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो 9वें भाव का स्वामी जा रहा है 11वें घर में, 11वें भाव का स्वामी जा रहा है 10वें घर में। तो ये भी आप एक तरह से तीनों घर मिल करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए राजयोग बना रहे हैं। और इस राजयोग का असर है कि इनके जीवन में नाम, पद, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ आता रहा। और 5वें घर से बैठ करके चंद्रमा भी इनके लाभ भाव को देख रहा है, ठीक है। ये भी इनके जीवन में पद प्रतिष्ठा बढ़ाता रहा। हालांकि चंद्रमा के साथ केतु है और बुध के साथ राहु है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं इनके मन को थोड़ा सा जरूर मन में पीड़ित किया रहा होगा। हो सकता है मानसिक रूप से जीवन में कभी कभी व्यथित भी हुए हों, बट ओवरऑल इनके जीवन में पद, प्रतिष्ठा, नाम, धन, वैभव, यश, इसकी कभी कोई कमी नहीं रही। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे भारत के बिजनेसमैन बी रामलिंगम राजू की। इनका बर्थडे है थर्सडे 16 सितंबर 1954। बर्थ टाइम है 11:19। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। इनकी भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, अर्थात लग्नेश हुए इनके मंगल, जो कि बैठे हैं धन भाव में। अब यहाँ पे देखिए राहु भी बैठा हुआ है, तो आम ज्योतिषी, आम आदमी की नज़र में ये अंगारक हो गए, ठीक है ना। लेकिन इनके जीवन में इन्होंने पैसा खूब कमाया। धन भाव का स्वामी गुरु की राशि में बैठा हुआ है जाकर के धन भाव में ही। प्लस एक चीज और देखिए, इनके भाग्य भाव में उच्च के गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं कर्क राशि पे, तो 9वां भाव एकदम मजबूत हो गया। 10वें घर में देखेंगे तो अपनी स्वराशि पे बैठे हुए हैं सूर्य देवता, और लाभ भाव में देखेंगे तो अपने मूल त्रिकोण और उच्च राशि में बैठे हुए हैं बुध महाराज। तो 9वां, 10वां, 11वां घर हो गया एकदम स्ट्रांग। उच्च के ग्रह बैठे हैं या स्वराशि के ग्रह बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण के ग्रह बैठे हुए हैं इनके 9वें, 10वें, 11वें घर में। और दूसरे घर में इनका लग्नेश बैठा है, जो कि इनको बता रहा है कि आप धन कमाने के लिए ही पैदा हुए हो। प्लस सैटर्न और वीनस इनके 12वें घर में बैठे हैं, जो कि ये बता रहे हैं
या फॉरेन से जुड़कर काम करिए, जो भी काम करोगे आपको पैसा आएगा ही आएगा। और शुक्र महाराज यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, 12वें घर में होकर के भी। दैट मीन्स इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, फॉरेन से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे, हर चीज से इनको पैसा आना ही आना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस एग्जाम्पल कुंडली से भी मेरा बताने का प्रयास है कि आपका 9वां 10वां 11वां 12वां दूसरा घर किस तरह से आपके जीवन में पैसे देता है। ठीक है, छठे घर में चंद्रमा बैठे हैं, थोड़ा सा इनको मानसिक पीड़ा कभी कभी जरूर दिए होंगे, क्योंकि एक बिजनेसमैन को अक्सर कुछ ना कुछ टेंशन होती ही रहती है, आम बात है। लेकिन छठे घर से बैठ करके धन के कैश फ्लो के कारक चंद्र देवता 12वें घर को देख रहे हैं, तो ये भी इनके लिए अच्छा ही फल किए होंगे। अरे थोड़ा पॉज कर लो यार। अरे मैंने नहीं किया है। फिर कौन रह गया? मैं फोन ही नहीं देख रही हूँ। अच्छा ठीक, तो ये था एग्जाम्पल कुंडली आपके लिए जो मैं ले आया, जिससे आपको थोड़ा सा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। आने वाले टाइम में भी हम कुछ और एग्जाम्पल कुंडलियां लेके आएंगे, और भी सूत्र ले आएंगे, क्योंकि ये जो सूत्र आपको होने बताए हैं, ये सूत्र पहले और आखिरी नहीं है, सूत्र इनके अलावा और भी होंगे। सो ऐसा नहीं है कि जो सूत्र मैंने बताए हैं यही सूत्र हैं, या यही सूत्र आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे आप ग्रहों के भावों के एक्सचेंज से समझ सकते हैं कि आपके जीवन में धन की प्रचुरता बनी रहेगी। इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये है आपका एक्सचेंज ऑफ हाउसेस। अगर आपके हाउस के लॉर्ड्स आपस में एक्सचेंज करें तो क्या होगा? तो शुरू में देखते हैं पहले से। अगर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए, या फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, या दोनों आपस में एक्सचेंज कर लें, तो ये क्या होगा? ये भी आपके जीवन में दिखा रहा है कि अब आप पेरेंटल प्रॉपर्टी, पेरेंटल बिजनेस को ऐसा करेंगे कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं आती रहेंगी, प्लस आपकी माता के आशीर्वाद से भी आपके जीवन में सुख सुविधाएं, धन वैभव मेंटेन रहेगा, बना रहेगा। ये भी आपके जीवन में धन के अच्छे आने का एक संकेत बताता है। ये सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में गया है तो अच्छा, फोर्थ का अगर सेकंड में गया है तो भी अच्छा, और अगर परिवर्तन हो गया है तो सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो परिवर्तन अगर दोनों 2 से 4 में हो रहा है तो ये एक्सीलेंट, आप इसको टाइप 3 का राजयोग मान सकते हैं। अदरवाइज टाइप 1 टाइप 2 में रहेगा। और देखते हैं अगर आपके फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में एक्सचेंज हो जाए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में आ रहा है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में जा रहा है, दैट मीन्स आपकी माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, पैसे आएंगे, धन वैभव सुख संपत्ति आएगी। जिस दिन से आपकी संतान हो जाएगी उस दिन से आपके जीवन में सुख सुविधाएं आना स्टार्ट हो जाएंगी। प्लस आपकी हॉबीज, आपकी जो हॉबीज हैं, आपकी हॉबी हो सकता है क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना, चेस खेलना, या गाना गाना, डांस करना। मीन्स अब आप अपनी हॉबी से भी पैसा कमाएंगे, अपने जीवन में सुख कमाएंगे, वैभव धन संपदा कमाएंगे। अब अगर 5वें घर का कनेक्शन आपके 7th हाउस से हो जाए तो इट मीन्स जिस दिन आपकी शादी होगी आपके जीवन में, क्योंकि 5वां घर जो होता है 9th का 9th होता है, ये आपके भाग्य भाव का भी भाग्य होता है। तो जिस दिन आपकी शादी हुई वहां से आपके जीवन में भाग्य ऐसा भागेगा कि आप अपने भाग्य को पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपकी वाइफ आपके लिए लक लेके आएगी। तो यहाँ से आपके जीवन में फिर से धन वैभव संपदा सुख संपत्ति की बरसात होना प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, क्योंकि ये भाग्य का भाग्य है, तो आपकी वाइफ अच्छी होगी, अच्छे बात करने वाली होगी, और सुसंस्कृत होगी, आपको एक योग्य पत्नी की प्राप्ति होगी। हाँ, 5वें और 7वें का एक्सचेंज हो जाता है तो इंसान कई बार लव मैरिज भी कर डालता है, क्योंकि ये लव मैरिज का एक प्रबल योग है। तो लव मैरिज के केस में अगर आप कुछ ऐसा गलत सिलेक्शन करते हैं तो भी आपको धन तो मिलेगा, लेकिन लड़की कैसी मिलेगी वो आपके ही चॉइस पर निर्भर करता है। अब देखते हैं अगर 7th हाउस और 9th हाउस इसका अब जुड़ जाए कनेक्शन, तो 9th हाउस आपका भाग्य और
7th हाउस आपके भाग्य का लाभ भाव, अर्थात अब आपके भाग्य को लाभ हो रहा है 7th और 9th से। तो आपकी पत्नी आपके लिए फिर से भाग्यशाली होगी और आपके जीवन में आपका लाभ, आपका भाग्य उतना ही बढ़ता जाएगा जितना आप अपने पत्नी के करीब रहेंगे, जितना आप अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, जितना आपके दोनों के संबंध प्रगाढ़ होंगे। इट मीन्स रिश्तों से भी आपके जीवन में धन, वैभव, संपदा आती है और जाती भी है। यही आप नहीं मेंटेन करेंगे तो ये जाएगी भी। अब देख लेते हैं 9th और 10th का। अगर 9th और 10th में हो जाए, दैट मीन्स भाग्य से ही आपको काम मिल रहा है और काम जितना अधिक करेंगे उतना आपका भाग्य और प्रबल होता जाएगा। आपके पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, आपके धर्म का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपका कार्य क्षेत्र, आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा एकदम सूर्य के जैसे चमकता हुआ मिलेगा आपको। तो ये 9th और 10th का योग बन जाता है। अब अगर 10th और 11th का देख लिया जाए, 10th और 11th का हो गया, दैट मीन्स काम करेंगे लाभ होगा। लाभ उतना ही और बढ़ता जाएगा जितना आप काम करते जाएंगे। तो 10th और 11th का अगर हो जाए, परिवर्तन हो जाए, या 10th का 11th में या 11th का 10th में हो जाए, अभी तक जितने मैंने बताए हैं परिवर्तन हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ। अगर परिवर्तन नहीं भी हो रहा है तो 10th का 11th में हो जाए, 11th का 10th में हो जाए, 7th का 9th में हो जाए या 9th का 7th में हो जाए, ये सारे आपके जीवन में आपको धन दिलाएंगे ही दिलाएंगे। अब डिपेंड करता है उस प्लेनेट की पावर, प्लस ये धन मिलेगा कब, जब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अभी राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, और आपको पैसा मिलने वाला है केतु की महादशा में। तो राहु से केतु की महादशा बहुत दूर आती है। आपका अभी मंगल का महादशा चल रहा है और पैसा आपको मिलता हुआ दिख रहा है गुरु की महादशा में। मंगल से गुरु की महादशा में बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। तो चिंता मत करिए। गोचर में जब ग्रह, जो ग्रह आपको धन देने वाला है, जब इन ग्रहों के ऊपर से वो ग्रह गोचर में जाएगा ना, तब भी आपको धन दे के जाएगा, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने उस ग्रह को मजबूत करें, उस ग्रह के संबंधित रिश्तेदारों की सेवा करें, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान मंदिर में करें और उस ग्रह से संबंधित मंत्रों का जप करें। आपके जीवन में वो ग्रह प्रबल होता जाएगा और आपको अच्छे फल देता जाएगा। तो अच्छे फल लेने के लिए, अच्छा धन अपने जीवन में लाने के लिए हमसे जुड़े रहें और ज्योतिष सीखते रहें। आप लोगों की जानकारी बढ़ाने में मेरा ये वीडियो सहायक रहा होगा। इसको देख करके आपको पता चला होगा कि आप कहाँ कहाँ से पैसा देख सकते हैं अपनी कुंडली में। कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पैसा आने वाला है, आएगा या नहीं आएगा। आप दिन भर, जीवन भर बैल के जैसे मेहनत करते रहेंगे, पैसा थोड़ा सा आएगा, या दिन भर आप घूमेंगे और बिल्ली के जैसे थोड़ी सी स्मार्ट वर्क करेंगे और आपको उसी से ढेर सारा पैसा आ जाएगा। तो पैसे कैसे जाएंगे ये आपने जाना। यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि आप आगे भी वीडियोस हमारे ऐसे ही देखते रहेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।